हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 सिविक्स का 4th चैप्टर जिसका नाम है की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसका मतलब हम क्या समझते हैं? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो है जो डेमोक्रेसी का पालन करती हो, डेमोक्रेसी के द्वारा बनाई गई हो, डेमोक्रेसी के लिए बनाई गई हो। अब इस लेसन को समझने से पहले एक छोटी सी स्टोरी पढ़ते हैं जो आपकी बुक में ही दी हुई है। तो एक 11 साल की लड़की है जिसका नाम है माया नायडू। ये 11 साल की है और ये साउथ अफ्रीका में रहती है। एक बार ये अपने घर में थी और इसको एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में बहुत सारे न्यूज़पेपर की कटिंग चिपकाई हुई। वो उसको डायरी अच्छी लगी और वो उसको देखने लगी। उस डायरी में उसे एक फोटो मिली। वो फोटो थी हेक्टर पीटरसन की। तो इस फोटो के बारे में इसने अपनी मॉम से पूछा, अपनी माँ से पूछा कि ये फोटो किसकी है, ये इंसान कौन है। तो इसकी माँ ने बताया कि इसका नाम हेक्टर पीटरसन है और ये सिर्फ 15 साल का था जब इसको पुलिस ने गोली मार दी। सिर्फ 15 साल। तो इसने अपनी माँ से पूछा, इसको गोली मार दी, ऐसा क्यों किया? क्या इसने कोई क्राइम किया था? तो इसकी माँ ने बताया इसने कोई क्राइम नहीं किया था, इसको गोली मार दी गई थी एक नियम के तहत, जिस नियम का नाम था अपार्थाइड। तो इसने अपनी माँ से पूछा कि अपार्थाइड होता क्या है? तो इसने बताया कि अपार्थाइड का मतलब था सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। यहां रेस का मतलब है जाति, यानी कि जाति के आधार पर लोगों को अलग करने का एक नियम बनाया गया हुआ था साउथ अफ्रीका के अंदर, जिसका नाम अपार्थाइड था। और उस कानून के लिए इस व्यक्ति को, हेक्टर पीटरसन को, गोली मार दी गई। तो माया को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा कि ऐसा कानून भी हो सकता है कोई, या किसी इंसान को उसकी जाति के लिए गोली मार दी जाए? तो उसकी माँ ने उसे बताया कि हाँ, ऐसा कानून होता था। और ये बात है 16 जून 1976। हेक्टर अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए गया हुआ था। जिस जगह घूमने गए हुए थे वहां पर एक रैली हो रही थी, लोग इकट्ठा हुए थे और वो इस अपार्थाइड कानून के खिलाफ नारेबाजी लगा रहे थे। ये भी अपने दोस्तों के साथ घूमता हुआ देखने के लिए कि वहां क्या हो रहा है वहां चला गया। और जब ये लोग वहां पहुंचे तो वहां पुलिस भी आ गई थी और पुलिस ने जो लोग नारे लगा रहे थे उनके ऊपर गोली चला दी और उसमें से एक गोली हेक्टर को लग गई और इसकी वहीं पर मौत हो गई। ये हेक्टर ब्लैक था, यानी इसकी स्किन का कलर ब्लैक था। ये उस जाति में आता था जिस जाति के खिलाफ ये कानून बना हुआ था। इसकी मौत के बाद पूरे साउथ अफ्रीका में आंदोलन हुए और ये कानून को हटाना पड़ा। और ये कानून कब हटा? जब साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी। वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है साउथ अफ्रीका में 1994 में, यानी कि इसके मरने के 18 साल के बाद। 1994 में नेल्सन मंडेला, आप सबने इसका नाम सुना ही होगा। ये साउथ अफ्रीका के महात्मा गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। ये अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने और इन्होंने अफ्रीका को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने, आजादी दिलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो यहां से अब हमें समझ में आना चाहिए कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का कितना बड़ा रोल है एक इंसान की लाइफ के अंदर, कि किस तरह के कानून होते थे। और अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ना होती तो शायद ऐसे कानून कभी हटते ही ना। और हमारे देश में अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब नहीं थी, जब अंग्रेजों का शासन था, तो किस तरह के कानून अंग्रेज हमारे ऊपर लागू किया करते थे, जैसे कि रोल्ट एक्ट,
जिसके अंदर अंग्रेज किसी को भी बिना मतलब गिरफ्तार कर सकते थे। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना आम इंसान का हक है। अब कोई इंसान डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में फायदा कैसे उठा सकता है? तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तभी बनती है जब किसी देश में इलेक्शन हो, और ये इलेक्शन रेगुलर होने चाहिए। रेगुलर इलेक्शन का मतलब है एक बार इलेक्शन हुआ, फिर कुछ साल बाद दोबारा इलेक्शन होगा। जैसे इंडिया में हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है, और यूएसए में हर 4 साल बाद इलेक्शन होता है। तो ये उन्होंने टाइम पीरियड फिक्स किया हुआ है कि इंडिया में हर 5 साल बाद एक इलेक्शन होगा, और यूएसए में हर 4 साल बाद एक इलेक्शन होगा, और वहां के लोग उस इलेक्शन में पार्ट लेंगे। अब इस इलेक्शन में पार्ट लेना यानी डेमोक्रेसी में पार्ट लेना होता है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है पार्टिसिपेटिंग इन डेमोक्रेसी। ताकि डेमोक्रेसी में हम भाग लें और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना पाए। तो सबसे पहला आता है इलेक्शंस, यानी कि भारत में जब भी इलेक्शन है, किसी भी देश में इलेक्शन हो पूरी दुनिया के अंदर, तो लोगों को इलेक्शन में भाग लेना चाहिए। तो खुद इलेक्शन लड़ सकते हैं, अच्छे लोग इलेक्शन लड़ेंगे तो अच्छे लीडर्स हमको मिलेंगे और हमारी समस्याएं दूर होंगी। दूसरा है वोटिंग, यानी कि अब सभी लोग इलेक्शन तो नहीं लड़ सकते, लेकिन वोट सबको डालना चाहिए जो उस वोट को डालने के लायक बन जाए। जैसे हमारे यहाँ 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्ति वोट डालने के लायक होते हैं, और 18 साल से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं उन सबको वोट डालना चाहिए। अब ये 2 तरीके हैं, जिसको कहा जाता है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, यानी डेमोक्रेसी के अंदर हम डायरेक्ट तौर पे शामिल हो गए हैं। लेकिन अब ये दोनों काम तो 5 साल में एक बार होंगे। अब मान लीजिए अच्छा लीडर कोई बन गया, लोगों ने वोट भी डाल दिए, लेकिन उन 5 साल के दौरान कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको कैसे दूर किया जाएगा? तो उसके लिए कुछ और मेथड्स होते हैं जिसके जो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन को दर्शाते हैं। वो होते हैं रैली करना, प्रोटेस्ट करना, स्ट्राइक करना और एटसेट्रा। और भी काफी सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि कैंपेनिंग, पोस्टर मेकिंग, इस तरह के। तो ये जब किया जाता है तो ये सरकार को दोबारा विरोध दर्शाने के लिए किया जाता है, ताकि सरकार को पता चले कि किसी एरिया में कोई प्रॉब्लम है, वो उसको दूर करनी है। अब ऐसा करने से होता ये है कि वो जो प्रॉब्लम है जिसके लिए ऐसा किया जा रहा है, वो बन जाती है इशू, और उसे टीवी और न्यूज़पेपर दिखाना शुरू कर देते हैं। जब भी टीवी और न्यूज़पेपर पर ये प्रॉब्लम इशू बनकर आती है, तो पूरे देश और दुनिया के लोग उसको देखते हैं और सरकार को उसे सॉल्व करना ही पड़ता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये प्रॉब्लम या इशू जब इन तरीकों से दिखाई जाती है तो एक असमंजस की स्थिति बन जाती है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष। ये संघर्ष नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। अगर हो जाता है तो सरकार को इसे तुरंत सॉल्व कर देना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए तमिलनाडु एक प्रांत है और कर्नाटक एक प्रांत है। ये दोनों स्टेट्स की जो बाउंड्री है आपस में जुड़ती है। दोनों के बीच में एक रिवर बहती है जिसका नाम है कावेरी। अब कावेरी नदी के पानी पर कर्नाटक वाले कहते हैं हमारा पानी, तमिलनाडु वाले कहते हैं हमारा पानी। ये एक प्रॉब्लम है कि वो पानी पर अधिकार किसका। लोगों ने उसके लिए रैली की, प्रोटेस्ट किया, स्ट्राइक भी की, वो प्रॉब्लम जो थी इशू भी बनी, टीवी और न्यूज़पेपर ने भी दिखाया। लेकिन कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों के लोगों के बीच ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि वो कॉन्फ्लिक्ट बन गई और दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए, संघर्ष शुरू हो गए। उस केस में पुलिस और गवर्नमेंट दोनों को मिलकर इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन सकती है और लोगों की जानें भी जा सकती हैं, जैसा कि अपार्थिव कानून के दौरान जाने गई थी
अगर सरकार उस कानून को पहले ही दूर कर देती तो शायद हेक्टर पीटरसन जिंदा होता। और इन सब का से निकलकर जो बात आती है वो आती है इक्वालिटी और जस्टिस की, जो डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट रूल भी है। अब इक्वालिटी और जस्टिस तभी हो सकता है जब डेमोक्रेसी हो, और इक्वालिटी और जस्टिस हो तभी डेमोक्रेसी बन सकती है। यानी कि डेमोक्रेसी कहती है कि सभी लोग उसके अंदर बराबर हैं, कोई भी रंग, कोई भी जाति, कोई भी जेंडर, सभी लोग डेमोक्रेसी के अंदर पार्ट ले सकते हैं। और जस्टिस तभी सबको मिल सकता है जब सभी को इक्वल माना जाए। अगर हम किसी को अनइक्वल मानते हैं तो उसको जस्टिस मिलने में भी प्रॉब्लम होती है। तो बड़ा ही आसान से आपका लेसन है, छोटा सा लेसन है और आसानी से आपको समझ में